शायद कुछ ये भी हो कि वहाँ कुछ लोग हों उनके अंदर जिनके साथ जिनको ये टास्क दिया गया हो, क्योंकि हुँ, ये ऐसे काम नहीं करते ये लोग। कोई भी मुल्क हो, कोई भी रियासत हो, ऐसे काम नहीं करते। वो काम अंदर कुछ शायद कुछ तरीका होगा कोई इनके पास, या होना चाहिए था, अगर नहीं है तो भी होना चाहिए था कोई। हुँ। तो बट वो एक्टिवेट नहीं हो सके, वो लोग नहीं कर सके, बात नहीं बनी। अब जो सूरत-ए-हाल है वो गेम फँसी हुई है। नहीं, सूरत लेकिन डॉक्टर साहब आप बात कर रहे थे ईरान और इसराइल की 48 आवर्स की। क्वेश्चन ये है कि क्या ईरान और इसराइल के दरमियान जो हालिया कशीदगी है, महज़ इत्तेफ़ाक है या इसके पीछे कोई मुनज़्ज़म मंसूबाबंदी है? नहीं, देखो उसमें मनसूबाबंदी वाली बात यही है कि देखो जो अमेरिका का भी और इसराइल का भी जो प्लान रहा है और आज तक है कि जी। मिडल ईस्ट में कोई मुल्क भी जो है वो इसराइल से ज़्यादा ताकतवर नहीं होना चाहिए, और कोई मुल्क और कोई कुव्वत भी जो है इसराइल के लिए खतरा नहीं होनी चाहिए। हुँ, अब तक के जो ये जो छोटी-मोटी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, जो गैर रियासती चीज़ जो कुव्वतें हैं, वो जी। हों, या कोई मुल्क हो, जिस तरह सद्दाम हुसैन के पास वो ऐसे फ़ुज़ूल से रॉकेट थे जो चलाता था हुँ, रशियन, पुराने किस्म के रशियन, राइट, राइट। हुँ, और कोई उसके पास असला-वसला कोई नहीं था, कोई उसके पास न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं था, कोई उसके पास केमिकल वेपन्स नहीं थे। लेकिन सद्दाम हुसैन बयान-वयान देता रहता था, और इसराइल को खतरा था कि ये हमारे लिए खतरा है, हुँ, इसको हम एलिमिनेट करना है, और कई दफ़ा उसकी लाइफ भी अटेम्प्ट भी किया गया, और बिलाखिर उन्होंने उसको यहाँ बहुत लंबा प्रोग्राम बना, वो इट्स ऑल डॉक्यूमेंटेड। ये न्यू कंजर्वेटिव ग्रुप जो था वो बना, ये अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट है, वहाँ से इतना लिटरेचर प्रोड्यूस किया गया कि किस तरह जो है वो इराक जो है वो सद्दाम हुसैन जो है अमेरिका के लिए खतरा है। हुँ, कोंडोलीज़ा राइस ने कांग्रेस में बयान देते हुए कहा, जब लोगों ने क्वेश्चन किया कि जो एविडेंस तो कोई नहीं है, आईएई वाले सारे कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि उसके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है, तो आप हुँ, कैसे कहती हैं? तो उसने कहा कि आप क्या देखना चाहते हैं कि यहाँ न्यूयॉर्क में मशरूम क्लाउड आ जाए? मतलब ये कि वो सद्दाम हुसैन जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो न्यूयॉर्क बिल्कुल, में फेंक दे, और फिर जी। आप ये देखना इसका इंतज़ार कर रहे हैं। हुँ, हुँ, तो और उसके बाद फिर आपने ये भी देखा कि उसके लिए अमेरिकन इंटेलिजेंस ने आखिर तक रजिस्ट किया कि ऐसी बात नहीं है, हमारी इंटेलिजेंस ये कहती है, इसमें वहाँ पर न्यूक्लियर मटेरियल नहीं है। उससे पहले असराक जो इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम था, वो भी तबाह कर दिया था इन्होंने, इसराइल ने हमला करके। तो लेकिन माहौल ऐसा बना दिया उन्होंने कि नहीं जी, हमला तो बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर बात नहीं बनेगी, और फिर अब बाकी जो स्टोरी आपको पता ही है क्या हुआ फिर बाद में। राइट। लेकिन डॉक्टर साहब आबनाए हरमस जो है, स्टेट ऑफ हरमस जो है, को बंद करने की धमकी जो है वो आलमी मईशत के लिए न्यूक्लियर ऑप्शन क्यों समझी जाती है? मुझे ना 20% जो एनर्जी है, और जो आपकी खाद है, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे के सारे वहाँ से आते हैं। तो वो अगर बंद हो जाएँ, डिसरप्ट हो जाएँ, तो मार्केट पे तो असर पड़ेगा। राइट, राइट। और ख़ास तौर पे जो मिडल ईस्ट का तेल है, वो हॉर्मुज़ से जाता है, या फुजीरा से, या याम्बूक से, जी। या उधर मलेशिया वगैरह से, वो सारा तेल एशिया की तरफ जाता है। हुँ, वो जापान की तरफ, वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ, पाकिस्तान की तरफ, इंडोनेशिया, चाइना, वो उन जी। ममालिक को जाता है। जो अमेरिका से तेल वहाँ नहीं जाता, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ से जाता है तेल, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा जो है ये महसूस किया जा रहा है। यहाँ पर जी। जो अमेरिका के अंदर तो आपको नहीं पता चलता कि जंग हो रही है कहीं, कोई खतरे वाली बात है। पेट्रोल पंप राइट। पे जाके पता चलता है कि गैस महँगी हो गई है, और वो कैलिफ़ोर्निया वालों को तो हाल ही है कि हमें हमें तो $5 से काम कभी मिली नहीं है, पता नहीं कितने साल हो गए, हमें तो मतलब साढ़े 5 साढ़े जी, हम $5 भी ले रहे हैं अब तो गैस। जी, हमें जी। तो मतलब हम लोग कहते हैं कि जी एवरेज अमेरिका में गैस बहुत महँगी, $4.5 हो गई। मैं ये 4.5 कित्थे हैगी, साढ़े 80 से $6 दे रहे हैं, $6.5 दे रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल दुरुस्त तो बात है। हाँ जी, तो हॉर्मोज़ का ये है कि वो इसकी वज़ह से जो है फिर वो 20% अगर कमी हो जाती है, तो ज़ाहिर है इट्स अ बिग थिंग। और दूसरा एक साइकोलॉजिकल चीज़ भी होती है कि एक बात जो अगर जंग छिड़ जाती है, तो जो कारोबार करने वाले हैं, जिन्होंने बिज़नेस इन्वेस्ट करना है, अपनी दुकान जी। खोलनी है, वो फिर ज़ाहिर मोहतात हो जाते हैं कि भई ये आगे पता नहीं क्या होगा, हमने हमारा नुकसान ना हो जाए। हुँ, तो उस वज़ह से फिर ज़ाहिर है चीज़ें महँगी हो जाती हैं, अब भी महँगी हैं।
और बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान जो अपना काम चला रहा है, इस तरह हिंदुस्तान वाले भी बाकी भी बड़ी मुश्किल से अपना जो है वो चला रहे हैं सिलसिला कि पाकिस्तान में किसी उन्होंने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, तो गैस जी। कम इस्तेमाल हो, पेट्रोल कम इस्तेमाल हो। हुँ। तो हार्मोन जो है वो इट्स वाइटल आर्टरी है वो, उससे तो फ़र्क पड़ेगा। और हुँ। जब भी हो ये इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। 73 का जो था उस वक़्त सारा ने तेल बंद कर दिया था। अरब ममालिक ने, शाह फैसल ने फैसला किया था कि भई ये 73 वॉर के दौरान कि भई ये इसराइल के खिलाफ हमने इक़दाम किया है। इजिप्ट ने और जॉर्डन ने, सीरिया ने, अच्छा, हम ये उसकी हम ओपेक उसी दौर में साइन हुआ था ना? जी, ओपेक उसी के उसके दौरान इसके बाद बना था, जिस जी, जंग जी। ये लेकिन बल्कि ड उसी डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि वो कौन-सी इस वक़्त जो है वो बड़ी आलमी ताकतें हैं, जो मशरिक़ वुस्ता में अमन की बजाय महदूद जंग को अपने मफ़ाद में देखती हैं? वो ताकतें नहीं है, सिर्फ़ इसराइल है और तो किसी के मफ़ाद में नहीं है। सिर्फ़ हुँ। इसराइल के अलावा ये किसी के मफ़ाद में नहीं है कि वहाँ पर गड़बड़ रहे, वहाँ पर जंग रहे, ये किसी के मफ़ाद में नहीं है, अमेरिका के मफ़ाद में भी नहीं है। हुँ। किसी के मफ़ाद में नहीं है, अरबों के मफ़ाद में नहीं है, ईरान के मफ़ाद में नहीं है, अमेरिका के मफ़ाद में नहीं है, किसी मुल्क के सिर्फ़ इसराइल का मसला है। इसराइल में भी ये जो लिकुद वाले हैं और लिकुद में भी जो है अब एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो है ये बरसर इक़्तिदार है, या अमेरिका हुँ। में जो है ये आपके ज़ायनिस्ट क्रिश्चियंस हैं, इस किस्म के जो हैं लोग, हुँ, हुँ। ये कहते हैं कि भई वहाँ पर जो है मुसलसल जो है वो आग जलती रहनी चाहिए और पानी उबलता रहना चाहिए और इसराइल को जो है वो एक्सपैंड करने का मौका मिलना चाहिए। और अपने जो ग्रेटर इसराइल वाली बात है वो बिल्कुल अपनी जगह पर दुरुस्त है। वो उसका क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट भी जो हैं उसकी बाइबल से दलील लाते हैं और वो जो ज्यूज़ हैं, वो भी अपनी दलील वहाँ से लाते हैं। बाइबल से कि हमें हमें तो बताया गया है, कहा गया है, ये तो होना ही होना है। हुँ, तो हुँ, हुँ। ये तो ग्रेटर इज़राइल तो बन के रहेगा और वो इस किस्म की बातें जो हैं वो अब आइडियोलॉजी पे आप स्टेट तो नहीं चला सकते। बट अब तो वो उनके इंटरेस्ट है, बाकी किसी के इंटरेस्ट में नहीं है। वहाँ पे बदअमनी रहो, वहाँ जंग हो, वहाँ ये हो, तो हुँ, इसके हुँ। तो राइट। वो सिर्फ़ इनके अलावा किसी का नहीं है। अमेरिका का अपनी ताकत का है, उनके पास ताकत अमेरिका की जो गलती है और रही है, वो ये है कि अपने बात मनवाने के लिए जो है ना, आप मैसिव फायर पावर इस्तेमाल करें, ओवरवेलमिंग फायर पावर। हुँ, और वो हुँ, अमेरिका हुँ। के पास है, मतलब दुनिया की कोई फ़ौज जो है, वो अमेरिका की फ़ौज के सामने खड़ी नहीं हो सकती, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। वाज़ेह, राइट, राइट। अमेरिका की एयर फ़ोर्स है, अमेरिका की नेवी है, अमेरिका की आर्मी है, और जो आपके स्पेस और अपर स्पेस के जो उनके एसेट्स हैं, वो उनके होते हुए मतलब दुनिया में कोई मुल्क, कोई फ़ौज उसके इसके मुकाबले में ठहर नहीं सकती। ठीक हो बाकी गया। प्रॉब्लम इनका जो वियतनाम से हुआ, फिर उसके बाद बाकी जगहों पे वही प्रॉब्लम ये हो कि इनिशियली तो फ़तह कर लेते हैं, जगह पे पहुँच जाते हैं, लेकिन फिर उसको होल्ड करने में प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो वहाँ पर वो फ़ॉरेनर ही रहते हैं, वहाँ पर वो मुस्तकिल रहना भी नहीं चाहते और या मतलब जिस तरह कॉलोनियल पावर्स थी, जी। बर्तानिया, फ्रांस वगैरह ये कॉलोनियल पावर्स थी, तो वो वहाँ जाके तो वो जो साथ कुछ लोकल लोगों को मिला के अपनी हुकूमत कायम कर लेते थे। ये अमेरिका में ये भी है कि भई वी आर नॉट अ कॉलोनियल पावर, वी डोंट वांट टू डू दैट। हमने तो कॉलोनियल पावर के खिलाफ जंग की थी, हमने उनसे आज़ादी हासिल ही की थी, तो हम तो ये नहीं करना चाहते। तो ये इनका प्रॉब्लम है, जो इनका डॉक्ट्रिनल प्रॉब्लम है कि हम जो है वो कॉलोनीज़ नहीं बनाना चाहते, हम कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना चाहते, हम सिर्फ़ अपना जो है अपना अपर हैंड जो है वो रखना चाहते हैं। हुँ। तो उसकी वजह से फिर ये प्रॉब्लम होता है कि आपको जो है वो मुस्तकिल आपने नहीं रहना, तो फिर आप मुस्तकिल सेटअप भी नहीं करना चाहते। और अब लोगों में ये अवेयरनेस भी है, ख़ास तौर पे पोस्ट कॉलोनियल दौर के बाद से, कि हमें जो है फ़ॉरेन गवर्नमेंट्स जो हैं, फ़ॉरेन जो इस्तेबदाद है, वो काबिल कबूल हमारे लिए नहीं है। 53 में एक मुसद्दक़ की गवर्नमेंट जब उल्टी, हुँ, हुँ। सीआईए ने और MI6 वगैरह ने मिलके जब वो सारी कार्रवाई की, तो हुँ, तब से जो है ये लोगों के ज़हन में ये बात बिल्कुल है, इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जिन्हें कहते थे, आजकल डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते हैं इनको, कि भई हुँ, ये काबिल कबूल नहीं है, इनके खिलाफ रजिस्ट करना है इनको। तो हुँ, ये आप देख रहे हैं वो इस मिडल ईस्ट में भी हो रहा है और बाकी जगहों पर भी हो रहा है। और इसराइल जो है उसका प्रॉब्लम ये है कि वो ग्रेटर इसराइल के चक्कर में और अपनी इनसिक्योरिटी के चक्कर में वो इलाके मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा इलाका जो है उस पे कब्ज़ा करना चाहता है। और जो वेस्ट बैंक है मसलन उस पे देख लें कि वो सारे का सारा खा गए हैं, वो ऐसे-ऐसे बना दिए उन्होंने वो अपनी सेटलमेंट उसमें।
कि जो लोग वहाँ रहने वाले हैं, उनको एक शहर से क्या अपने एक शहर में ही एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 10 चेक पॉइंट से गुज़रना पड़ता है। तो राइट, राइट। वो बाकी किसी मुल्क का मफ़ाद इसमें नहीं है कि दूसरे इलाकों पे कब्ज़ा करे, वो बात अब ख़त्म हो चुकी है हुँ, कि दूसरे के मुल्क पे कब्ज़ा करना, फ़ौज चढ़ाना और जाके हुकूमत बना लेना, वो बात होती थी, अब वो बात नहीं है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो बात ख़त्म हो चुकी है। तो अब इस ठीक वक़्त है। जो सूरत-ए-हाल है उसमें जो है ये किसी के लिए मुमकिन नहीं है, ना कोई ऐसा करना चाहता है, बल्कि अब जो तरीका है, वो ये है कि आप इन्वेस्टमेंट करें, आप अपना माल बेचें और उससे जो है आप पैसे कमाएँ। मतलब अल्टीमेट मसला तो आपको पैसे कमाना है ना, आपके पास पैसे हों, आपके पास ताकत हो। तो उसके लिए ये है कि आप अपने मार्केट्स खोलें, जो जो आपका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है या ग्लोबलाइज़ेशन जो है, वो इसी चक्कर में हुआ है कि अमेरिकन कंपनीज़ ख़ास तौर पर सब बाकी कंपनी भी ख़ास तौर पे अमेरिकन जो मेगा मेगा कॉर्पोरेशंस हैं, उनको ये इंटरेस्ट था कि भई हम जो ग्रोथ है वो यहाँ तक पहुँच चुकी है, लेकिन इसको आगे एक्सपैंड करना है। हुँ, जो कार हम बना रहे हैं, जो फ्रिज हम बना रहे हैं, जो टीवी हम बना रहे हैं, जो लाइट्स हम बना रहे हैं, जो कपड़े हम बना रहे हैं, अब यहाँ तक बिक चुके हैं, अब बाकी दुनिया में बेच रहे हैं, ताकि हम हुँ, हमारी मुसलसल एक्सपेंशन होती रहे। उसके लिए जी। भी सस्ता रॉ मटेरियल चाहिए, सस्ती लेबर चाहिए। तो हुँ, वो चीन के पास मुहैया थी। चीन ने 78 में डिसाइड किया कि भई हम मार्केट ओपन करेंगे और फिर लेकिन उसका नुकसान उसका ये हुआ कि फिर जो अमेरिका में जैसी मैन्युफैक्चरिंग वो खत्म हो गई। चीन में जितनी सस्ती लेबर थी, जितनी सस्ती मैन्युफैक्चरिंग थी और फिर उन्होंने जितनी एफिशिएंटली उसको डिलीवर किया, वो कहीं मुमकिन नहीं था। लेबर यूनियन का वहाँ कोई चक्कर नहीं है कि आज लेबर ने हड़ताल कर दी है, आज ये वो ट्रेड यूनियन वाले तनख्वाह ज़्यादा माँग रहे हैं, ऐसा कोई सिलसिला है नहीं, वो ऐसे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है वहाँ पर। तो उसकी वजह से फिर सारी दुनिया को ये भी हुआ कि सारी दुनिया में चीज़ें जो हैं वो नई से नई चीज़ें जो सारी दुनिया में आ गई। पाकिस्तान में जाके देख लीजिए, दुनिया के किसी दूसरे छोटे मुल्क में जाके देख लीजिए, जो गरीब ममालिक हुँ, हैं। हुँ, वहाँ पर जब बेतहाशा चीज़ें जो हैं वो लोगों के घरों में चली जाइए, दफ्तर में चली जाइए, आप सड़कों पे देखें, वो आपको नई से नई चीज़ें, नई से नई गाड़ियाँ नज़र आती हैं, आपको लोगों के जो कपड़े हैं, लोगों के घरों में टेलीविज़न है, एयर कंडीशनर है, कंज़्यूमर गुड्स हैं, आपका मिलिट्री हार्डवेयर में भी आप देख लीजिए, जो भी मुमकिन है, वो ये अपनी चीज़ें बेचते हैं। राइट, राइट। टॉप ऑफ द लाइन तो नहीं बेचते, लेकिन जो नीचे की चीज़ें हैं, जो उनको नहीं चाहिए या वो उनकी यूटिलिटी अब उतनी नहीं रही, नए जहाज़ आ गए हैं, नए मिसाइल आ गए हैं, तो पुराने वाले बेच दें कि हाँ, भई आप ले लें। तो उस वजह से फिर ये ग्लोबलाइज़ेशन, लेकिन उस ग्लोबलाइज़ेशन से फिर हुआ ये कि जो अमेरिकन कंपनीज़ थी, जो भी कंपनीज़ में गई, वो तो बेतहाशा अमीर हो गई। हुँ, लेकिन जो वेल्थ इनकम गैप था, वो बहुत बढ़ गया। हुँ, 70 तक इतना इनकम गैप इतना बड़ा नहीं था जितना आज है। हुँ, कि एक एक शख्स जो है उसके पास जो है वो 10 अरब और 20 अरब और 100 अरब और इतनी इतनी दौलत है और दूसरे लोग जो हैं उसी मुल्क में जो है उनको अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको हासिल नहीं है, उनके पास घर का किराया देने को नहीं है, उनके ये नहीं पता कि कल को खाना कहाँ से खाना है हमने। तो ये यस। उसी मुल्क में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है ये सब कुछ और बाकी दुनिया में ये कुछ हो रहा है कि जो गैप है, जो वेल्थ गैप है, इनकम गैप जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नहीं, लेकिन और डॉक्टर साहब ये एक सवाल यहाँ पे उभरता है कि अगर तेल की सप्लाई का जो 20% जो है हिस्सा जो है ब्लॉक हो जाए, तो आर्मी स्टॉक मार्केट जो है को उस पे पहला असर क्या हो? स्टॉक मार्केट तो नीचे जाएगी ना। देखो ना, जो इन्वेस्टर है, जो कारोबारी है, उसका तो पहला जो मकसद है वो प्रॉफिट है और प्रॉफिट से भी पहले उसकी अपनी सिक्योरिटी है कि मेरा जो पैसा है, मेरा जो माल है वो सेफ है। मैं जो यहाँ से माल बुक करा रहा हूँ, वो तेल है, वो गैस है, वो फर्टिलाइज़र है, वो चाइना से आने वाले कपड़े, जूते हैं, बांग्लादेश से आने वाले कपड़े हैं या कोई एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक हैं, वो अगर वहाँ से आ रहे हैं, तो वो मैं तभी मँगाऊँगा अगर मुझे पता हो कि हाँ, भई ये सेफ़ली मेरे पास पहुँच जाएँगे। अगर मुझे पता हो कि रास्ते में जो है वो डूब जाएँगे, कोई लुट जाएँगे, कुछ इन पे पाबंदी लग जाएगी, जो जहाज़दार आ रहे हैं उसको जहाज़ को पकड़ लेंगे, तो मैं इन्वेस्ट क्यों करूँगा? उसके हुँ, बाद अगला प्रॉब्लम होता है कि भई जब आ जाए मेरे पास सामान, तो फिर यहाँ पर बिकने का उसका चांस हो कि हाँ, भी ये सामान बिक जाएगा, मेरा मार्केट में इसकी डिमांड है और उसके बाद ये कि मेरा मुझे प्रॉफ़िट हो। अगर इनमें से हुँ, कोई चीज़ भी उसको सही नज़र आती नहीं नज़र आती, उसको खतरा होता है कि मेरा पैसा डूब जाएगा, मुझे नुकसान होगा, वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। हुँ, तो रिस्क एवर्स जो है वो इन्वेस्टर होता है और हर जगह होता है। कोई ये हुँ, बिल्कुल इस कारोबार की फितरत में ये है।
कि जी। जहाँ पर ज़्यादा खतरा नज़र आता है वहाँ से जो है वो सरमाया जो है वो भाग जाता है। पाकिस्तान में आपने देखा है, पाकिस्तान में जब ये नेशनलाइज़ेशन की है भुट्टो साहब ने, जी, तो जी। पाकिस्तान से जो एक्सपर्टीज़ और सरमाया और लोग निकल के लेके भाग गए सारे। हुँ, तो आज तक भी दुरुस्त नहीं हुआ और अब तो खैर मार्केट अब तो वैसे ही सिस्टम ओपन है, तो पैसा लाने ले जाने का जो है वो उतना मुश्किल नहीं जितना पहले था। उस ज़माने में तो पहले अगर आपकी आपकी जेब से $100 निकला है तो पुलिस वाले पकड़ लेते आपको कि पैसे कहाँ से आए हैं। तो अब वो बात तो नहीं है। लोगों के बैंक डॉलर्स अकाउंट हैं और लोग पैसा आना ले जाना जो है वो उतना मुश्किल नहीं जितना पहले था। तो वो बिल्कुल। फ़र्क इसीलिए पड़ता है कि जब कारोबार को खदशा हो कि मुझे मुझे प्रॉफ़िट नहीं मिलेगा या कम प्रॉफ़िट मिलेगा या मेरा मेरा मुझे नुकसान होएगा, तो वो कोई भी हो, वो अरबों डॉलर वाली कंपनी हो या वो एक छोटा दुकानदार हो, इवन खरीदार भी सोचता है, खरीदार भी सोचता है कि भाई पता नहीं क्या होना है, चीज़ें महँगी हो रही हैं, मैं चीज़ें खरीदूँ कि ना खरीदूँ। अब उसको पोस्टपोन कर देते हैं लोग, पता नहीं क्या बनना क्या है। अनसर्टेनिटी जो है, इनसिक्योरिटी जो है, वो कारोबार के लिए बिल्कुल एक खतरनाक चीज़ है। हुँ, हुँ। इनसिक्योरिटी और अनसर्टेनिटी, और हुँ, वॉर हुँ। जब भी होती है, वो इनसिक्योरिटी और अनसर्टेनिटी जो कि जन्म देती है। और ये सिर्फ़ 20 अगर ये हिसाब लगा लें कहीं न भी सिर्फ़ 20% जो है वो तेल की कमी हुई है, कोई ऐसी बात नहीं है कि और जगह से पूरा कर लें, अमेरिका के पास इतना तेल है, रूस के पास इतना तेल है और बाकी जगहों से पूरा कर लें इसको, तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो बात नहीं बनती है कि आप सिर्फ़ क्वांटिटी का मसला नहीं है, कितनी क्वांटिटी जी, पूरी करनी है। जी। जो इनसिक्योरिटी जो है, जो लोगों को अनसर्टेनिटी जो है, वो दूर करनी है। हुँ, तो वो अगर दूर नहीं होती, वो कारोबार करने वाले का, इन्वेस्ट करने वाले का एतमाद अगर नहीं बनता, तो फिर कारोबार नहीं होता। फिर वो कारोबार नीचे जाता है, स्टॉक एक्सचेंज नीचे जाता है, बाकी लोग जो है इन्वेस्ट नहीं करते और हुकूमतें फिर ये करती हैं ऐसे में कि और ज़्यादा पैसा डंप करना शुरू कर देती हैं मार्केट में। लोगों के पास हुँ। ज़्यादा पैसा हो, ज़्यादा पैसा आता है तो फिर वो इन्फ्लेशन हो जाता है। इन्फ्लेशन होता है, जी। तो ये हुआ, नहीं तो हमने कोविड के दौरान हमने देखा कि जब प्रेज़िडेंट बाइडेन ने 1.9 ट्रिलियन डॉलर लोगों को घर बैठे भेजा। वो कोविड की बात कर रहे हैं आप। हाँ जी, जी, कोविड के दौरान, क्योंकि किसी का जी। कारोबार नहीं था, कारोबार सारे बंद थे, लोगों के ना किसी को तनख्वाह मिल रही थी, ना किसी की चलिए दुकान लोगों खुल ने रही थी। दिल से तो अपने दे दिए ना। हाँ जी, तो वो 1.9 ट्रिलियन डॉलर उन्होंने लोगों को घर में भेजा भी, अपना जो खर्चा-वर्चा आप चलाएँ। तो वो लोगों ने खर्चा तो चलाया हुँ, और लोगों ने फ्रॉड भी किए। वो भी हुँ, कुछ कुछ पकड़े गए, कुछ शायद नहीं पकड़े गए। तो हुँ। वो लेकिन उससे हुआ ये कि फ्रॉड वो वही फ्रॉड वही आप जब मेंशन करते हैं फ्रॉड का तो वो जो लोन-शोन थे आपका बिज़नेस के सिलसिले में उस तरह के फ्रॉड की बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब लोग यहाँ कैलिफ़ोर्निया में 2 दिन हुए कि इस किस्म के किस्से के जी, वो हमारी तो इतनी बड़ी उसमें कोई सिक्योरिटी थी नहीं हुँ, हुँ। कि आपके कितने एम्प्लॉइज़ हैं, कितनी बड़ी कंपनी है, कितना आपका या, 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 या। नहीं थी। आप बस उनको कह दें कि मेरे पास 50 मुलाज़िम हैं मेरे पास और मेरा इतना कारोबार और मेरा तो जो है वो 10 लाख सामान मेरा जो है वो मेरा तो डूब गया। तो वो हुँ, आपको पैसे उतने पैसे दे देते। लोगों ने उससे पैसे से अपनी प्रॉपर्टी खरीदी है यहाँ पर, हुँ। ये कैलिफ़ोर्निया में। अच्छा फ़ायदा लोगों ने उठाया। और या एक 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 साहब ने मुझे याद नहीं, उन्होंने क्या किया था, उसने 45 मिलियन डॉलर उसमें से उड़ा दिया था इसी में से। वाओ! और वो आई पता नेवर ही हर्ड नहीं कि दैट। वो पकड़े गए थे, साहब इसलिए पता है उसका कि वो पकड़े गए थे, साहब इसलिए पता है। अच्छा, वरना तो अच्छा। बाकी लोगों ने क्या कुछ किया होगा। लेकिन उससे जो 45 वो मिलियन लॉट ऑफ मनी though। हाँ, वो स्कीम थी, आई डोंट मुझे भी सही से याद नहीं क्या था, लेकिन उसमें वो स्कीम थी कि हम ये काम करेंगे उसके उसके लिए और उसके लिए हमें पैसे चाहिए। तो वो गवर्नमेंट ने पैसे उनको दे दिए 2, 3, 4 किस्तों में। उनके कोई अंदर कनेक्शन थे, आई डोंट नो, उस डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कुल उनके मिला के काम हो गया ना जी। डिसीजन, हाँ जी, डिसीजन मेकिंग थी सिटी की, उसमें उनके ताल्लुकात थे और उसी से उन्होंने पैसे बनाए। मैं गालिबन वो जो जिसको पैसे मिले थे वो उनका कुछ था, या अज़ीज़ वज़ीर साहब को। तो वो ठीक है। पैसे-वैसे दिलवा दिए उन्होंने कि हाँ जी, ये ज़रूरी है, ये काम करना, तो ये प्रोग्राम बनाएँ, ये प्लान बनाएँ, इस किस्म का धंधा था। हुँ, वो पकड़ चलिए। वो पर वो तो अगर इतने ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये मामूली बातें हैं। हुँ। नहीं ये जो पैसे डॉक्टर थोड़ा-सा आगे बढ़ती हैं क्वेश्चन ये है कि ईरान के जो है वो ड्रोन हमले और इसराइल के जवाबी कार्रवाइयों का तेल की कीमतों से बड़ा ही रास्ता लग गया। वो तेल जब मार्केट में नहीं है, वो और जब वो उसकी जो है वो
ड्रिलिंग नहीं हो रही या अगर शिपिंग नहीं हो रही या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका ऑयल का वो तबाह हो गया है या पाइपलाइनें तबाह तबाह हो गई हैं या की जा रही हैं, तो फिर जब तेल मार्केट में है ही नहीं तो महँगा तो खुद ही होगा। हुँ। जब है ये ना लेकिन क्या ये मुमकिन है कि कुछ ममालिक जो है वो तेल की कीमतें मसनूई तौर पर ऊपर ले जाने के लिए इस तनाज़े को हवा दे रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं ख़्याल है। मेरा नहीं ख़्याल मतलब क कौन पैसे कमा रहा है? मतलब किसी जो जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, जो गल्फ़ के सारे हैं, उनको नुकसान हो रहा है। अब अमेरिका का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन अमेरिका के तो मार्केट में तेल इतना नहीं है अमेरिका का इंटरनेशनल मार्केट में तो तेल नहीं है अमेरिका का इतना। अमेरिका हुँ, जो जो तेल सप्लाई कर रहा है वर्ल्ड मार्केट में वो इतना बावजूद है कि अमेरिका की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इनका तेल महँगा है। इनकी जो ड्रिलिंग है वो महँगी है, इनकी जो उसकी रिफाइनिंग है उसकी वो महँगी है। फिर अगर यहाँ से चीन जाता है या पाकिस्तान जाता है या इंडिया जाता है, तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है यहाँ से। हुँ, राइट, तो उस वो फिर इनका तेल जो है वो हर लिहाज से महँगा पड़ता है। जो हुँ, प्रॉफ़िट किसी को हो रहा है, वो रशिया को हो रहा है। हुँ, रशिया का तेल जो है रशिया वो पहले उन पे पाबंदियाँ थी लेकिन वो पाबंदियाँ उठ गईं और पाबंदियों के दौरान भी तेल उनका बिक रहा था और चीन को इतने तेल की ज़रूरत है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तेल खरीद सकता है और अब भी खरीद रहा है। उनके जो रिज़र्व्स हैं वो भी बेतहाशा हैं। जी, वो अमेरिका से डबल है उनके रिज़र्व्स, जो ऑयल 1 रिज़र्व्स हैं करोड़ के करीब है मेरे ख्याल में। हाँ जी, वो जी, मुझे एग्ज़ैक्ट फ़िगर याद नहीं। अमेरिका से 1 डबल है उनके करोड़ उनके उनके पास रिज़र्व्स हैं। उसके लिए उनको अपने रिज़र्व्स के लिए चाहिए, जो उनकी इंडस्ट्री चल रही है उसके लिए चाहिए, घरों के लिए चाहिए। तो वो सबसे बड़ा जो कंज़्यूमर है इसका ऑयल का फर्टिलाइज़र का वो चीन है। हुँ, और चीन जो रिफ़ाइनरी भी उनकी बहुत रिफ़ाइनिंग की कैपेसिटी भी उनकी बहुत ज़्यादा है। तो पैसा जो बना रहा है वो तो रशिया बना रहा है। रशिया को हुँ। फ़ायदा हो रहा है इसमें। बाकी तो किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा है। ईरान को भी नुकसान हो रहा है और जो अरब कंट्रीज़ है उनको भी नुकसान हो रहा है और खुद अमेरिका को भी फ़ायदा तो उससे नहीं हो रहा। तो ये डॉक्टर साहब रूस इस पूरे मंज़रनामे में कहाँ खड़ा है? क्या तेल की बढ़ती हुई कीमतें इसकी मईशत के लिए फ़ायदेमंद हैं? तेल की बढ़ती हुई कीमतें भी उसके लिए फ़ायदेमंद है, तो ये तो एक मतलब एक सब टेक्स्ट बन के रह जाएगा जो लग ही रहा है कि पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने वाला है। जो हो रहा है मतलब नज़र आ रहा है वो जी, नज़र आ रहा है वो। जी, नज़र आ रहा है, जी, मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है वो वजूद में आ रही है। उसका राइट, जो है आप यूँ देखें उसको कि मई के महीने में जी, सदर ट्रंप चीन जा रहे हैं हुँ, 14-15 को हुँ, और उसके फ़ौरन बाद उनकी डेट अनाउंस हुई नहीं है लेकिन आम ख़्याल है कि वो उसके बाद जाएँगे। उसके फ़ौरन बाद जो है सदर पुतिन जो है रूस के वो बीजिंग में जा रहे हैं, राइट, शी मिलने के लिए। तो ये साफ नज़र आ रहा है कि जो डिप्लोमेसी का, बिज़नेस का और ताकत का नॉन मिलिट्री ताकत का जो महवर है, वो चीन बन चुका है। हुँ, राइट, और चीन जो है वो फ़ैसले करेगा। अब कल एक बड़ा मामूली सी बात थी वो लेकिन उसकी बड़ी बहुत खबर उसकी नहीं बनी कि चंद दिन पहले अमेरिका ने चीन की कुछ कंपनियों पे पाबंदियाँ लगाई थी कि वो उनकी शिपिंग उनके शिप्स हैं जो इनके अमेरिका के मुताबिक वो इसकी जो सैंक्शंस हैं ईरान पर वो उनकी वायलेट कर रहे थे और उनके शिप्स जो हैं वो तेल लेके जा रहे थे। राइट, तो राइट, आई उसने हर्ड दैट। पाबंदियाँ लगा दी। हुँ, उसके जवाब में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, उसके जवाब में चीन की जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसने बाकायदा नोटिफ़िकेशन जारी किया है कि ये पाबंदियाँ जो लगाई गई हैं ये कबूल नहीं की जाएँगी और हुँ, इनको रिवर्स किया जाएगा। अब वो हुँ, कैसे की जाएँगी ये नहीं मालूम नहीं है, लेकिन इतना कहना भी जो है ये बहुत बड़ी बात है। हुँ, वरना अमेरिका अगर पाबंदी लगा दी है, तो बस लगा दी है। क्यों लगाई है? उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ये कहने वाला नहीं कि हाँ यार पाबंदी बस करो। तो कोई हुँ, ऐसा कह नहीं सकता था। लेकिन वो पाबंदियाँ लगाई हैं उन्होंने और उसकी वहाँ से उन्होंने ये जवाब दिया है। और अब ये वहाँ जा रहे हैं ज़ाहिर है चीन को जो है वो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जो इंस्टेबिलिटी वहाँ पर है, जो अनसर्टेनिटी है वो चीन को एक्सेप्टेबल नहीं है। चीन ये चाहता है कि ये ख़त्म हो, ये जंग ख़त्म हो और चीन और रूस दोनों जो हैं वो खोल के ना जिस तरह अमेरिका यूक्रेन को कर रहा है इस तरह ना सही लेकिन उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो। उनको जिस तरह वो बाइडो 3 जो है उनका जो सैटेलाइट नेटवर्क है वो तो चीन के उनके पास है ही ईरान के पास। लेकिन उसके अलावा भी लगता है कि उनको इंटेलिजेंस जो है वो दी जा रही है क्योंकि ये इनके इस जंग में
इस जंग में ईरान ने जो निशाने लगाए हैं, वो बिल्कुल सही लगाए हैं, इसलिए परेशानी अमेरिका और इसराइल दोनों को हुई है। किस जी। तरह ये जो है वो बिल्कुल सही निशाने पे जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास वो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी तो नहीं थी। तो इनका ख़्याल ये है कि, और ये दुरुस्त हो सकता है, कि इनको जो है इंटेलिजेंस जो है रशिया से और चीन से वो दी जा रही है। और हुँ, बाकी अब चीन और ईरान का रेलवे लिंक भी है। वो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत इन्होंने राइट, राइट, राइट। तेहरान से लेके और वो चीन तक जो है जी। वो रेल लिंक बनाया हुआ है। और उस पर जो है वो 15,000 वो बनता है वो किलोमीटर। और वो बहुत एफिशिएंट नहीं है, स्लो है, लेकिन इसके बावजूद भी वो 15 दिन में जो है वो ट्रेन तेहरान से चीन पहुंच जाती है हुँ, हुँ। और वापसी आ जाती है। तो वो उसमें 3-4 ममालिक आते हैं, जैसे तुर्कमेनिस्तान आता है, कज़ाकिस्तान आता है और अज़रबैजान, नॉट अज़रबैजान, वो जो आखिरी जो है इनका मुल्क, वो उसमें आता है, जो चीन के बॉर्डर के साथ लगते, चीन के बॉर्डर से सारे लगते हैं। तो 3 ममालिक, 3 सेंट्रल एशियन ममालिक आते हैं इसमें, और फिर ये ईरान से वहाँ वहाँ जाते हैं। हुँ, तो ये जो रेलवे लिंक है, इससे जो है वो काफ़ी जो है वो चीज़ें आ जा रही हैं। अब इसमें पता नहीं, वो अगर उनको असला भी उनको आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता। लेकिन हुँ। ये ख़ारिज से इम्कान नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल। ऐसा हो सकता है। मेक सेंस करता है ना जी। कि जी। ट्रेन इतनी इतनी बड़ी फ्रेट ट्रेन जो है वो जा रही है और आ रही है, और 15 दिन में चली जाती है और 15 दिन में वापस आती है, तो 30 दिन में जो है वो एक फेरा लग जाता है ट्रेन का। हुँ, और तो उसमें जो है क्या आ रहा है, तो वो उससे सैंक्शन भी जो है थोड़ी उनका असर कम हो रहा है। पाकिस्तान की तरफ से भी उन्होंने 6 रास्ते खोल दिए हैं। हुँ। वो ठीक, अमेरिका की मर्ज़ी, ज़रूर अमेरिका की मर्ज़ी से खोले होंगे, अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर नहीं खोले होंगे। कौन तो से रास्ते डॉक्टर साहब? कराची ग्वादर से दोनों पोर्ट्स जो हैं, उस पे जो भी माल इनका आएगा, वो पाकिस्तान जो है वो उनको जाने देगा ईरान के अंदर। और ईरान पे जो है वो गबद है, और दूसरा ताफ्तान है, और 2-3 और जगह हैं। हाँ, वहाँ हाँ, से हाँ। सही है। वहाँ से जो है वो माल अंदर जा सकता है। ज़ाहिर है, वो तो उसमें तो ऐसा कोई खतरा नहीं कि उसमें कोई असला होगा, ऐसे वो खाने-पीने की चीज़ें जो हैं वो होंगी। और वो अद्वियात उसका वगैरह जी? अद्वियात मेडिसिन वगैरह जो है। अद्वियात हैं, बाकी जो रोज़मर्रा के, जी, लेकिन उसमें देख लो, ये भी देखो, अमेरिका ये नहीं चाहता कि उस पर उस किस्म के इल्ज़ामात लगें जिस तरह के इज़राइल पे लगे हैं। वो इल्ज़ामात तो नहीं है, वो हकीकत है, जो कुछ उसने गज़ा में किया है। जी। अगर नाकाबंदी मुकम्मल कर दी, मुकम्मल नाकाबंदी हो, ईरान को जो है वो खुराक की सप्लाई और दवाइयों की सप्लाई और रोज़मर्रा ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, वो अगर मुकम्मल बंद कर दी जाएँ, तो वहाँ तो क्या हाल होगा, मतलब कहर पड़ जाएगा, लोग मरेंगे और मतलब बहुत बुरी हालत होगी वहाँ। तो जी, इसलिए जी, वो बिल्कुल। अमेरिका वो नहीं चाहता। अमेरिका जो चाहता है, वही है कि गवर्नमेंट को हर्ट किया जाए और उनकी आमदनी को कम किया जाए। जो उन्होंने हॉर्मुज़ का जो ब्लॉकेड किया है, उससे ईरान को फ़र्क पड़ा है। जी, बिल्कुल फ़र्क पड़ा है कि ईरान 500 मिलियन डॉलर रोज़ाना या बना रहा था वो अपना तेल बेचकर, जो अब नहीं बन रहे उसके। या हुँ, अगर बन भी हुँ, रहे हैं तो बहुत कम है। लेकिन हुँ, बाकी जो चीज़ें हैं, अगर उनको खाने-पीने की चीज़ चाहिए, उनको कुकिंग ऑयल चाहिए, या उनको दवाइयाँ चाहिए, तो वो तो उसके लिए तो वो पाबंदी नहीं लगा रहे उसपे, वो तो उनको या आ रही हैं वहाँ से। वो तो होना और चाहिए इंसानी मुक्ति होता है। डॉक्टर साहब क्या आप समझते हैं कि अमेरिका और चीन इस बहरान में एक ही पेज पर हैं और इनके मफादात जो है मुतसादम हैं? आपको बता, रूस और चीन। अमेरिका और चीन। नहीं, अमेरिका चीन तो एक पे नहीं हो सकता है ना, अमेरिका चीन तो बिल्कुल अपोज़िट में है ना। अमेरिका चीन तो इस बहरान में जो है वो चीन को नुकसान हो रहा है, अमेरिका को भी नुकसान हो रहा है। लेकिन जी, अमेरिका जो है उसमें इसने जंग शुरू की है अमेरिका ने, तो जी, अमेरिका तो उस लिहाज़ से जा रहे है। और चीन जो है वो नहीं चाहता कि अमेरिका जो है वो इस तरह दुनिया को कंट्रोल करे, या मिडल ईस्ट को कंट्रोल करे, या इस तरह वो जंग छेड़े। तो चीन तो जहाँ तक भी है, वो ईरान के साथ है। और रूस वाले भी ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका को जो एक क्या एक्सपेक्ट डिप्लोमैटिक, कर रहे हैं आप शी और ट्रम्प के दरमियान जो मुलाकात होने जा रही है, उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अब ये उसमें जो आसान काम है, वो तो ट्रेड वाला है कि ट्रेड में जो पाबंदियाँ हैं, वो उसमें कुछ एग्रीमेंट हो जाएगा।
हुँ, वो चीन भी चाहता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा माल भेजने की जो है वो सहूलत होनी चाहिए, अमेरिका में ज़्यादा माल भेज सकें। हुँ, और अमेरिका भी चाहेगा कि उनको जो है वो चीन अमेरिका से जो है वो हाई-टेक जो ख़ास तौर पे जो चिप्स हैं वो माइक्रो चिप्स वगैरह वो उनकी उनको जो है खरीदने की उनको इजाज़त हो। तो वो उन पहले भी कुछ उन्होंने रिलैक्स तो की हैं, लेकिन उनको मज़ीद उसमें रिलैक्सेशन माँगनी होगी। लेकिन ये बातें तय हो चुकी होती हैं पहले विज़िट से पहले, तो इसमें मेरा ख़्याल है कुछ काम हो जाएगा। ये आसान काम है। हुँ, दूसरा जो मुश्किल वाला काम है वो ताइवान का है और ये ईरान वाला है। हुँ, ताइवान पे अमेरिका के जो रिज़र्वेशंस हैं, वो ज़ाहिर है कि भई चीन हमला नहीं करेगा, उस पे कब्ज़ा नहीं करेगा, मिलिटरीली नहीं करेगा। वो मेरा ख़्याल है उस पे वो जो ट्रेडिशनल पॉलिसी अमेरिका की है, उसी को वो दोहराया जाएगा और बताइए। हुँ, चीन भी जो अपनी तरफ से ये कहता है कि भई हमारा कोई इरादा फ़ौजी लश्करकशी करने का है नहीं। लेकिन वो ये डिमांड ज़रूर करेंगे कि अमेरिका जो है अपनी उस पॉलिसी को दोबारा दोहराए कि वन चाइना पॉलिसी जो सदर निक्सन जब इस ताल्लुकात एस्टेब्लिश किए थे, तो वन जी, चाइना पॉलिसी जो थी वो उन्होंने कहा था कि ये वन चाइना पॉलिसी है और ताइवान से उन्होंने ताल्लुकात ख़त्म कर लिए थे, ताल्लुकात डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन ख़त्म कर दी थी और उसके बाद से यही पॉलिसी रही है। कभी-कभी इसमें आपको याद हो कि कुछ अर्से पहले जब स्पीकर थी नैन्सी पेलोसी, तो वो ताइवान गई थी। तो हुँ, हुँ। उसपे चीन ने काफ़ी रिज़ेंटमेंट शो की थी कि हाई लेवल विज़िट अगर होता है। अभी पिछले दिनों नैन्सी पेलोसी तो स्पीकर थी। हाँ जी, स्पीकर की तरफ से गई है ना, मतलब दैट्स द हाईएस्ट लेवल विज़िट इन हुँ, रिसेंट ईयर्स अमेरिका राइट, की तरफ से। तो राइट। वो हाँ जी, तो वो वहाँ गई थी वो दौरे पर, तो वो उसपे चीन ने काफ़ी रिज़ेंटमेंट शो की थी और काफ़ी उन्होंने उसपे डिप्लोमैटिकली काफ़ी उसको बुरा मनाया था कि और इनको कंडेम भी किया था, वार्निंग भी दी थी कि ऐसा आप मत करें। हुँ, और तो ये वो अपने ये पॉलिसी से पीछे पीछे हटने को तैयार नहीं है और अमेरिका में भी इसके लिए कोई एपेटाइट है नहीं कि इनको कोई फ़ायदा नहीं अमेरिका को कि वो ताइवान को जो है वो अपने साथ अलग रख कर रखें। वो चीन का हिस्सा था, चीन का हिस्सा रहेगा। वो इकट्ठे होते हैं, नहीं होते, कब होते हैं ये अलग बात या है। दैट्स देयर प्रॉब्लम। थोड़ी देर पहले भी एक ताइवान की जो है एक अपोज़िशन लीडर जो हैं, वो ख़ातून वहाँ गई हुई थी बीजिंग में उन्होंने सदर शी से मुलाकात की है, उसकी तस्वीरें-वस्वीरें भी आई हैं। वो वन चाइना की पॉलिसी की हमायत करती हैं कि अच्छा, पीसफुल जो है हाँ, हमें पीसफुली एक साथ रहना चाहिए। कुछ वहाँ तो लोग हैं, थोड़े हैं, लेकिन वो कुछ कभी बात करते हैं कि ताइवान को आज़ादी का ऐलान कर देना चाहिए और अलग मुल्क बना देना चाहिए। हुँ, लेकिन लेकिन उसके लिए दुनिया में सपोर्ट नहीं है। अमेरिका में सपोर्ट नहीं है, रूस में नहीं है, बाकी दुनिया किसी मुल्क में उसकी सपोर्ट है नहीं। हुँ, 4-5 मुल्क हैं जो आज आज भी ताइवान को रिकॉग्नाइज़ किए हुए हैं और हुँ, उनकी तादाद भी हर रोज़ कम हो रही है। तो बढ़ नहीं रही है उनकी तादाद, तो कम ही हो रही है। तो इसलिए वो चांस नहीं है उसका कि वो कोई अलहदा होके और अपने आप को आज़ाद रिपब्लिक डिक्लेयर कर लेंगे। वो ऐसे ही फ़िलहाल ऐसे ही रहेगा आगे जाके जो है वो चीन के साथ मिल जाएँ, ना मिलें वी डोंट नो। लेकिन इस विज़िट के दौरान इस पॉलिसी को जो ट्रेडिशनल पॉलिसी चीन की है और जो पॉलिसी अमेरिका की है उसी को रिइटरेट किया जाएगा और चीन को यही चाहिए कि हमें डॉक्टर वक़्त हमारे पास थोड़ा-सा कम है, तो हम फ़ायदा भी आपकी मौजूदगी का उठाना चाहते हैं। 1-2 क्वेश्चन जो क्विक कर लें ताकि नाज़रीन के लिए अ, शैडो वार जो है, से निकल कर ये तनाज़ा जो है ओपन वार में तब्दील होने से, आलमी जो सप्लाई चेन्स हैं, वो कैसे मुतासर होंगी? तो सप्लाई चेन का तो मसला फिर वही है ना जो बेसिक मईशत का मसला है वही है ना कि हुँ, अब सप्लाई चेन जब ये ग्लोबलाइजेशन हुई है पिछले 25 साल में जी, 25 साल से बल्कि ज़्यादा ही हो गए हैं ग्लोबलाइजेशन जब हुई है तो यही हुआ ना कि तमाम ममालिक जो थे एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए हुँ, कि चाहे वो एनर्जी सप्लाई के लिए है, चाहे वो दवाइयों के लिए है, चाहे वो छोटी-छोटी चीज़ों के लिए है या बड़ी चीज़ों के लिए है। और सबसे बड़ा जो डिपेंडेंस पहले हुई वो चीन की डेवलप हुई। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो था, मैन्युफैक्चरर था, वो चीन उभर के सामने आया, ताइवान उभर के सामने आया। इस तरह बाकी ममालिक जो थे, मतलब बांग्लादेश को आप देख लीजिए, जिसको हम ज़्यादा देखते हैं कि जी, जितने अच्छे कपड़े, जितने सस्ते कपड़े वहाँ बन रहे थे, वो कहीं नहीं जी, बन रहे थे। तो बांग्लादेश जो था वो एक इस लिहाज से एक ताकत बन के उभर के आ गया, अच्छे कपड़े अगर बनवाने हैं, सस्ते कपड़े बनाने हैं तो बांग्लादेश में जाओ, वहाँ से या बनवाओ।
इंडोनेशिया, मलेशिया तमाम ममालिक में ये चीज़ें जो थी वो सामने आई। जो लेकिन डॉक्टर साहब अरबों उसने बेनिफिट भी उठाया ना कि पाकिस्तान में जो हमारी एनर्जी की क्राइसिस थी और हाँ जी। ज़्यादा धागा उधर जा रहा था। आई मीन those sort of things, you know, all also involved to वही ना protect the ग्लोबलाइज़ेशन ग्लोबलाइज़ेशन यही तो है ना। अब बांग्लादेश में कॉटन भी नहीं होती, बांग्लादेश में पॉलिएस्टर भी नहीं बनता। right, जो सारा सारा कुछ इम्पोर्टेड है उनका तो। लेकिन yeah, उनके पास जो है वो एक बेस है जहाँ पे लोग काम करने को तैयार हैं। वो ऐसा हाई-टेक काम भी नहीं है। आपने mm, अगर शर्ट्स और पैंट्स और जैकेट्स अगर बनानी है तो वो ऐसा हाई-टेक काम तो नहीं है वो। लेकिन उसके लिए आपको लेबर चाहिए, उसके लिए आपको उस इकोनॉमी ऑफ स्केल चाहिए कि आप उस प्राइस में बना के दें कि अमेरिका का जो कंपनी है वो उस आपसे ले ले। mm, मतलब अगर वही चीज़ आप पाकिस्तान में बनाते हैं, वही शर्ट पाकिस्तान में बनाते हैं, तो वो महँगी बनती है। पाकिस्तान right, में बिजली महँगी है, पाकिस्तान में लेबर महँगी है। वही शर्ट अगर आप बांग्लादेश में बनाते हैं, तो वहाँ से आपको $3 $4 की मिल जाती है, $5 की मिल जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। mm, इजिप्ट में इजिप्ट से भी बनती हैं चीज़ें। उसका फ़ायदा वही है कि इजिप्ट की कॉटन को सबसे अच्छी कॉटन समझी जाती है, सबसे सॉफ्ट कॉटन है, वो इजिप्ट की कॉटन है। हमारी जो कॉटन जी, है वो स्ट्रॉन्ग उसका जो है थ्रेड जो है वो स्ट्रॉन्ग excellent, होता है। तो mm, लेकिन अगर नफ़ीस चीज़ बनानी है तो वो नफ़ीस चीज़ के लिए जो है तो द बेस्ट थिंग इज़ इजिप्शियन कॉटन। तो इजिप्ट में वो कॉटन इस्तेमाल करके वहाँ से वहाँ बनाते हैं, वहाँ $5 $7 की बनती है, आज का शायद $10 की बन रही होगी, तो यहाँ पर उस हिसाब से यहाँ यहाँ बिकती है। तो इस लिहाज से ये डिपेंडेंसी जो है ये बढ़ गई। mm, अमेरिका जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गई और सर्विसेज़ इकोनॉमी डेवलप हो गई। अमेरिका बिकम सर्विसेज़ इकोनॉमी। अब mm, अमेरिका जो पहले जो था वो इनका था ये जी आपकी फोर्ड कंपनी है, आपकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़ थी, एयर कंडीशनर बनाने वाली थी जो कि और अब जो है अमेरिका की जो कंपनी है, वो आपकी गूगल है, आपके फेसबुक है, मेटा जिसे है मेटा है। उसके बाद बाकी कंपनी हैं जो चिप्स बनाती हैं, माइक्रोचिप जो है, वो बनाती हैं, सॉफ्टवेयर बनाती हैं। ये अमेरिका mm. का जो है वो है। लेकिन अगर अमेरिका को ने आपको कपड़े चाहिए, अमेरिका को किचन का सामान चाहिए, आपको लेकिन सॉस पैन। इसमें भी तो अमेरिका की मोनोपोली तो नहीं है ना? नहीं, मोनोपोली तो अब किसी की मोनोपोली नहीं है ना, ये इसलिए इंटरडिपेंडेंस इसीलिए बन गया है कि किसी की मोनोपोली नहीं रही। हुँ, कि पहले यही था कि चीज़ अमेरिका में बनती थी, अमेरिका वाले बेचते थे और आप तो खरीद सकते थे सिर्फ उसको और बल्कि पूरी सारी चीज़ें खरीदने में ये थे पूरे वो कहते हैं नहीं हम इतने पैसे इतनी इतनी चीज़ें आपको नहीं बेचेंगे, आप हुँ, थोड़ी हुँ, चीज़ खरीदें। लेकिन हुँ, अब ये ग्लोबलाइज़ेशन में हुआ कि वो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा खरीदो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आम आम आदमी की ज़िंदगी में जो फ़र्क पड़ा है, जब जी, हम स्कूल जाते थे तो उस वक़्त हमें जो स्कूल में पढ़ाया जाता था, वो ये था कि हम पाकिस्तान में जो है गरीबी की एक वजह ये है या कम तरक्की होने की वजह ये है कि हमारे यहाँ सेविंग नहीं करते लोग, बचत नहीं हुँ, करते। बचत स्कीमें लाई गई पाकिस्तान में कि सेविंग होनी चाहिए। हुँ, हुँ, अब सूरत-हाल ये है कि अमेरिका हो या पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो, वहाँ पे हुँ। सेविंग जो है उसको तो बिल्कुल बुरा समझते हैं। अब कह रहे जी खर्च करो। लेकिन हो ही नहीं सकती इस तरह के दौर में। आई नहीं डोंट नो वो डॉक्टर साहब वो आपके च पास स्ट्रीमिंग है तो दैट्स नहीं, नहीं, डिफरेंट वो थिंग। आप चाहते नहीं ना। देखो वो निज़ाम ही बदल दिया है ना कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट दे रहे हैं, वो पैसे लो। आपको राइट, आप ये देखें कि आपके पास कितनी शर्टें घर पे हैं, आपकी बेगम साहब के कितने कपड़े इस वक़्त घर पे हैं और आज से 30 हुँ, साल पहले जो है आपके घर में कितने कपड़े होते थे, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, ठीक है? यस। तो वो हुँ, जो आपके पास जो अगर पहले 4 शर्ट्स होती थी या 5 होती थी, आज आपके पास 20 हैं। हुँ, ख़वातीन के पास उस वक़्त 10 जोड़ होते थे, 15 होते थे, आज 150 जोड़े उनके पास हैं। और वो हुँ। उससे बस नहीं है, वो ये नहीं कि ईद-बकरीद जोड़े बनते थे, अब हर हफ़्ते जोड़े बन रहे होते हैं। ये हर घर की कहानी है सर। नहीं ये हर घर का मसला ये ग्लोबल इकोनॉमी है। जी, हर गाड़ियाँ देख लीजिए, आप एयर कंडीशनिंग देख लीजिए, आप अपने जूते देख लीजिए, आप अपने बच्चों की तालीम के जो सूरत-हाल है वो देख लीजिए, अपने कंप्यूटर देख लीजिए। वो हुँ, हर चीज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास है। जी। टेलीविज़न एक एक घर में 1 टेलीविज़न होता था, बल्कि पहले मोहल्ले में 1 टेलीविज़न होता था। हुँ, अब हर घर में 3-3 टेलीविज़न हैं, हर घर में 3-3 4-4 कारें हैं। हुँ, और अंडरस्टूड।
तो वो ये जो सब कुछ हुआ है, ये इसीलिए इसी से हुआ है ताकि जो है जो मेगा कॉर्पोरेशंस हैं, वो चीज़ें आपको बेचें, आप ज़्यादा चीज़ें खरीदें, उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट बने और आप जो ठीक। है वो खर्च करें। आपके पास पैसे नहीं हैं, आपकी तनख्वाह जो है आपकी तनख्वाह या आपकी आमदनी एक हद तक है। आप इससे ज़्यादा आप नहीं खरीद सकते। तो आप कहते हैं कि कोई बात नहीं है, आप हमसे मुफ़्त ले जाएँ, हुँ, और महीने बाद पैसे दे दीजिए। आपको साल के उधार पे दे देते हैं। हुँ, फिर ये आप चीज़ें हमसे ज़रूर ले लें, लेकिन ये कि आप कहते हैं यार मुझे ज़रूरत नहीं है भई, वो जो पुराना हो गया छोड़े उसको, आप ये नए मॉडल है, नया डिज़ाइन है, नए इसमें ये नए फीचर्स हैं, आप ये ले लें और आपको कौन हुँ, से पैसे देने पड़ रहे हैं। हुँ, हुँ, आप हुँ, बस ले जाएँ, तो आप 1 साल में आप दे दें पैसे, थोड़ा-थोड़ा करके पैसे देते रहें। तो आप एक चीज़ खरीद लेते हैं, फिर दूसरी चीज़ खरीद लेते हैं। तो ये जो डिपेंडेंस जो कंज़्यूमर इकोनॉमी बन गई है, हर मुल्क में कंज़्यूमर इकोनॉमी बन गई है, वो उससे जो है ये फ़र्क पड़ा है लोगों को। जो कंज़्यूमर कल्चर जो बन गया है, आप ये देखिए कि जो बिल्कुल सामने है, 90s में ये जो होती थी ब्यूटी क्वीन, हुँ, वो कितने साल वो इंडिया की खातून बनती रही है। हुँ, और पब्लिसिटी जनाब ये है कि इंडियन ब्यूटी हैज़ बीन डिस्कवर्ड, इंडियन ब्यूटी वाज़ इग्नोर्ड एंड इंडिया इज़ सो ब्यूटीफुल, एंड और सारा जो बक-बक जो थी उसके साथ वो जनाब इतना हो मकसद क्या था? लिपस्टिक और मेकअप का सामान बेचना था। हुँ, और वो राइट, जो जो लड़कियाँ उसमें वो सिलेक्ट होती थीं, ब्यूटी क्वीन, उनको फिर आगे बेचने पे लगा देते थे, कि आप ये लिपस्टिक बेचें, आप ये जो है ये क्रीम, ये वाली क्रीम बेचें, आप ये रंग गोरा करने वाली क्रीम बेचें, आप ये हमारा सही बात कह रहे हैं आप। शैम्पू बेचें, ये शैम्पू हुँ, बेचें। और ये मतलब है कि ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, 2-4 डॉलर की चीज़ मिलती है, वो इंडिया जैसी इकोनॉमी जिसकी 1.4 बिलियन उनकी पॉपुलेशन है, हुँ। 1.4 बिलियन अगर उनकी पॉपुलेशन है, तो कितनी औरतें वहाँ जो वो खरीदेंगी सारी चीज़ें। डॉक्टर साहब तो थोड़ा-सा वो आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ थोड़ा-सा निकलते 1-2 क्वेश्चन और भी हैं जो अ, खलीजी ममालिक जो हैं वो सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, इस सूरत-ए-हाल में ईरान और इस्राईल के दरमियान तवाज़ुन कैसे बरकरार रख रहे हैं? पर देखिए ईरान को अब इज़राइल भी मिडल ईस्ट में रहे और उसने मिडल ईस्ट में रहना है। हुँ, उनको आप ख़त्म तो नहीं कर सकते। कहने को हुँ, करते हैं कि हम इज़राइल को उठा के फेंक देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। इज़राइल इज़ देयर, यू कांट डू एनीथिंग टू इट। और हुँ, आपको उनके साथ रहना है। ईरान हुँ, भी है, ईरान तो 5000 साल से वहाँ पर है, तो ईरान के साथ भी आपने रहना है। तो ये तो अब आपको मिलके उनके साथ रहना है। और जो अरब कंट्रीज़ हैं, उनकी जो वीकनेस है वो है, एक तो मैन पावर की है, उनकी हुँ, आबादी कम है। जो आबादी है वो ट्रेन्ड नहीं है, हुँ, और जो वहाँ काम करने वाले हैं गल्फ कंट्रीज़ में, जीसीसी कंट्री में ख़ास तौर पर, जी, वो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो साउथ एशिया की है, और साउथ एशिया से है। चाहे वो कंस्ट्रक्शन में है, चाहे वो बैंकिंग में है, खाए वो टैक्सियाँ चलाने वाले हैं, गाड़ियाँ चलाने वाले हैं, या गाड़ियाँ धोने वाले हैं। वो सारे हुँ, के सारे मज़दूर हैं, या इंजीनियर हैं, या टेक्नीशियन हैं, या केमिस्ट्स हैं, या बैंकर्स हैं, वो सारे वहाँ से आए हुए हैं। हुँ, तो उनके पास अपनी वो मिलिट्री भी एज़ सच नहीं है, सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी एज़ सच नहीं है, उनके पास अपनी जो है वो ट्रेन्ड मैन पावर भी उनके पास उस तरह नहीं है। पैसा उनके पास ज़रूर है, लेकिन पैसे से तो सब सारा मसला हल नहीं होता। हुँ, ईरान उनके मुकाबले मिडल ईस्ट में जो बड़े ममालिक हैं आबादी के लिहाज़ से, वो आपका मिस्र है, तुर्की है और ईरान है। इन तीनों की हुँ, आबादी 90 मिलियन से ऊपर है। हुँ, और इन यही ममालिक, इनके पास फ़ौज भी बड़ी है, इनके और ये ममालिक जो है अमीर भी उतने अमीर नहीं है जितने गल्फ़ के ममालिक अमीर हैं। हुँ, तुर्की जो है उसके पास भी ऑयल नहीं है, इतना ऑयल उसके पास ऑयल नहीं है, वो सारा इम्पोर्ट करते हैं। इजिप्ट के पास थोड़ा है ऑयल, लेकिन ज़्यादातर वो इम्पोर्ट करते हैं, लेकिन वो मतलब इजिप्ट इज़ नॉट एन ऑयल रिच कंट्री। हुँ, ईरान के जो है वो उसके जो तेल के ज़खायर हैं, वो इन ममालिक से काफ़ी कम हैं। हुँ, इराक से कम है, यूएई से, सऊदी अरेबिया से, इससे कम है उनके पास जो उनके ज़खायर हैं उनके पास। लेकिन इनको जो एडवांटेज है वो ये है कि उनके पास पॉपुलेशन ज़्यादा है। पॉपुलेशन जो है वो इट्स अ एजुकेटेड पॉपुलेशन। तुर्की की पॉपुलेशन भी वहाँ जो लिटरेसी रेट है, एजुकेशन रेट है, बहुत बेहतर है। ईरान का बहुत बेहतर है। उनका इजिप्ट का पाकिस्तान से कम बहुत बेहतर है। इजिप्ट की लिटरेसी और एजुकेशन उतनी इतनी अच्छी नहीं है जितनी इन 2 इसका ममालिक की है। ईरान का तो बहुत अच्छा है सर।
नहीं, इजिप्ट की बात कर रहा हूँ, इजिप्ट की। अच्छा, अच्छा। ठीक इजिप्ट है। की इतनी अच्छी है, ईरान और तुर्की की तो बहुत अच्छी है। ईरान ईरान और तुर्की की जो जो आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट है, वो बहुत बेहतर राइट। है। हाँ जी। हाँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उनका बहुत बेहतर है। ईरान में थोड़ा प्रॉब्लम है ये, कुछ ख़वातीन पे पाबंदियाँ हैं, कुछ वो और मसाइल उनके ज़रूर हैं। लेकिन बहरहाल उनका जो है बेसिक एजुकेशन और इट्स मतलब वेरी गुड। आप फ़िल्म प्रोडक्शन में नहीं, मैं ये इसके थियोलॉजिकल गवर्नमेंट थियोक्रेसी है वहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद जो है ख़वातीन जो हैं वो फ़िल्म इंडस्ट्री में कितनी आगे हैं। हुँ, हर दफ़ा जब ये कान फेस्टिवल होता है वहाँ फ्रांस में, तो वो उनके बहुत इन्होंने प्राइज़ वहाँ जीते हैं इन्होंने। हमारे पाकिस्तान में तो 1 या 2 वो हमें कराची की जो हमारी खातून है, मुझे नाम उनका भूल रहा है, वो 1-2 प्राइज़ लेकर शर्मीन आई। शर्मीन शर्मीन? हाँ जी, शर्मीन, हाँ जी, शर्मीन, हाँ। हुँ, शर्मीन जी। वो 2 दफ़ा प्राइज़ लेकर आई हैं, बाकी हमारा कभी ईरान के तो बहुत ख़वातीन जो हैं वो उन्होंने ये प्राइज़ जीते हैं वहाँ पर, और उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री जो है और ये मतलब आपकी ट्रेन्ड मैन पावर की वज़ह से पॉसिबल That's है ना not आपके पास। वो I mean Iranian they are very beautiful people though. Beautiful people. Nice. नहीं, वो जो डॉक्यूमेंट्री बनती है, जो फ़िल्म बनती है, सिर्फ़ शक्ल देख के तो नहीं बनती ना, उसमें कोई सब्सटेंस होता है, उसमें कोई कहानी होती है, या ना उसकी वो तो प्रेज़ेंटेशन बात है। होती है। ये तो नहीं कि वो आपका जो है अगर आपका रंग गोरा है तो आप खूबसूरत भी हैं और आप काम भी कर सकते हैं, वो तो नहीं है। No, I was looking at the other angle too the same time. नहीं, वो देखो जो अब आप गरीब घर की फ़िल्म बना रहे हैं, गरीब लोगों की वो खाने का नहीं है, उनके पास कोई एक बच्चा है, उसकी स्ट्रगल आप दिखा रहे हैं, कैसे वो बच्चा जो है वो अपनी गरीबी से के बावजूद मेहनत मज़दूरी भी कर रहा है, पढ़ भी रहा है, स्कूल भी जा रहा है, कॉलेज भी जा रहा है, और उसने फिर बाद में बहुत अच्छा अपना अपना मकाम बना लिया। वो अगर बना रहे हैं तो उसमें मतलब वो खूबसूरती वाली बात तो नहीं आती। जी, तो दुरुस्त बात है। वो तो उसकी जो स्ट्रगल है वो आप दिखाते हैं, और उसमें ह्यूमन एंगल है उसमें, और ये तो बाकी ये कोई जो है कि लुक्स वाली जो है वो सेकेंडरी चीज़ है, असल चीज़ जो है उसमें प्रोडक्शन है। आप हुँ, जो है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको प्रेज़ेंट कैसे कर रहे हैं, उसकी स्टोरी क्या है, स्टोरी लाइन आपकी क्या है, उसका स्क्रीन प्ले क्या है, आपके उसके बाद उसके टेक्निकल जो हैं वो हैं कि आपका कैमरा, आपका जो है डायरेक्टर कैसा है, आपका कैमरा क्रू कैसा है, आपने उसको लाइट्स कैसी हैं, वो मामूली जो छोटी-छोटी बातें हैं वो सारी फिर आ जाती हैं, तो उससे वो एक फ़िल्म बनती है। हुँ, फ़िल्म मतलब इससे ऐसा नहीं कि कोई भी आप कैमरा लेके फ़िल्म बना रहे हो, वो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स और मल्टी प्रोंग प्रोसेस है उसका। उसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं। आप कभी जाके देखिए कोई शूटिंग किसी फ़िल्म की या किसी ड्रामे की शूटिंग जाके देखिए। एक मामूली सी शॉट के लिए 2 मिनट के शॉट के लिए वो सारा सारा दिन लगता है उनको। दैट्स ट्रू though डॉक्टर साहब थोड़ा-सा आगे बढ़ना है, क्या जदीद टेक्नोलॉजी जो है और ग्रीन एनर्जी जो है, इस बड़े तेल के बहरान का मुतबादल बन सकती है आपके ख़्याल? बिल्कुल बनना चाहिए, बन सकती है, और ये फॉसिल फ्यूल तो मतलब इसको तो आउटडेटेड होना चाहिए, लेकिन अब फॉसिल फ्यूल जो है वो एडिक्शन उसकी इतनी लगी हुई है लोगों को, और उसको जो है अब अमेरिका में अब आपके सामने है, सदर बाइडेन के ज़माने में, डेमोक्रेट्स के ज़माने में हमेशा ये होता है कि भई इसको जो ग्रीन एनर्जी है उसको आप एनकरेज करें। लेकिन हुँ, जो यहाँ ऑयल लॉबी है वो चाहते हैं कि भई इसको डिस्करेज करो, इसको अब सदर ट्रम्प ने जो है वो कितने जो प्रोजेक्ट जो थे वो ख़त्म कर दिए हैं। जो हुँ, ऑफशोर विंड मिल्स लगाने के थे वो उन्हें ख़त्म कर दिए हैं। जो इंसेंटिव्स थे इसके इलेक्ट्रिक कार्स पे वो ख़त्म कर दिए हैं। तो ये इनको एनकरेज करते हैं, जो ऑयल लॉबी है इनकी यहाँ पर, वो नहीं चाहते कि ये ख़त्म हो सिलसिला, वो उनकी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, इतने साल से उनको वो तेल वहाँ से निकाल रहे हैं, बेच रहे हैं। तो वो ये चाहते हैं कि ये अब इस वक़्त अमेरिका जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन गया है। ऑयल और गैस का अमेरिका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इस वक़्त। थोड़ा हुँ, वही है कि एक्सपेंसिव है, इसलिए मार्केट को कैप्चर अभी नहीं कर सके, दूसरा डिस्टेंस का मसला है। लेकिन सबसे बड़ा जो ज़खायर है अमेरिका में वो ये हैं, ऑयल के हैं और गैस के हैं अमेरिका के पास, शेल गैस जो निकली है इनके पास, वो इट्स एनॉर्मस। जी, तो वो अब ये चाह रहे हैं कि हम इसको इस्तेमाल करें, हम इसको ज़ाये क्यों करें इसको? और हुँ, जो सोलर है, ग्रीन एनर्जी, बिल्कुल वो उसका 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 फ्यूचर है, और चीन उससे बहुत आगे जा रहा है। चीन ने जितनी इसमें सोलर पैनल में जितना सोलर एनर्जी जिस तरह कैप्चर किया है उसको, जिस तरह उसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो, दैट्स वेरी एफिशिएंट, और हुँ, वही फ्यूचर है, वही सेफ फ्यूचर है। उसकी हुँ, तरफ ही जाना चाहिए।
पाकिस्तान में अब आप देखें कि जो जितनी पिछले 5-7 साल में सबसे ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से कहें, सबसे ज़्यादा जो सोलर एनर्जी इस्तेमाल हुई है, सोलर पैनल लगे हैं, पाकिस्तान में लगे हैं। हुँ, हुँ। वो इतने इतने ज़्यादा लगे हैं कि वो जो हमारे जो है वो खून-चूस जो आईपीपी वाले जो हैं, उनको मुसीबत पड़ गई कि यार ये तो हमारी बिजली खर्च नहीं हो रही, बिजली हमारी हुँ, इस्तेमाल नहीं हो रही और लोग तो घर में बिजली बनाए जा रहे हैं। तो वो जो है उससे वो बहुत एफ़िशिएंट है, ब बल्कि मैं लोगों से मिला हूँ पाकिस्तान में जिन्होंने बहुत बड़े-बड़े घर हैं उनके और बड़ा एलैबोरेट किस्म का उन्होंने सोलर सोलर सिस्टम लगाया हुआ है। तो वो हुँ, अब गवर्नमेंट कह रही थी कि हम आपसे कम कीमत में खरीदेंगे। पहले ज़्यादा हुँ, कीमत में खरीदते थे, अब कम कीमत में खरीदेंगे। तो वो लोग ये कह रहे थे कि अब ये हमसे कीमत कम करेंगे तो हम अपनी बैटरीज़ ले लेंगे। जो जिस तरह इनके पास ये बैटरीज़ हैं, जो दिन में आप एनर्जी जो प्रोड्यूस करते हैं, वो यहाँ एडिसन वाले हैं, ये पाकिस्तान में दूसरी कंपनीज़ हैं। वो दिन में जो आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, अपनी बैटरीज़ में सेव कर लेते हैं, रात को उसको आपको बेच देते हैं। तो वो हुँ, कहते हैं हुँ। हम अपने घर में ही कर लेंगे, हमें क्या ज़रूरत राइट, है इनकी? हम अपने घर में बैटरीज़ लगवा लेंगे और बैटरी से सेव कर लेंगे, रात को उनको इस्तेमाल कर लिया करेंगे। हमें क्या ज़रूरत है हुँ। इनकी? हम बिजली इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। तो डॉक्टर साहब वो अगर ये बढ़ान जो है वो तवील हो गया, तो तरक्की पज़ीर ममालिक लाइक पाकिस्तान की करेंसी पर इसके क्या असरात होंगे? सर बहुत बुरे असर होंगे, बहुत बहुत दूसरे बुरे असरात ऑलरेडी हो रहे हैं। पाकिस्तान है या हिंदुस्तान है या इवन बड़े ममालिक चीन वगैरह जो है वो खुद अमेरिका में मतलब आपके आपके सामने है कि महंगाई कितना बढ़ रही है, आपके जो है वो अनसर्टेनिटी कितनी ज़्यादा है, वो आपके सामने है, अमेरिका में भी हो रहा है। अमेरिका क्योंकि इकोनॉमी बहुत बड़ी है, सिस्टम बहुत इलेबोरेट है, इसलिए जंग के बावजूद इकोनॉमी जो है 2% ग्रोथ करी फर्स्ट क्वार्टर में, जो है हुँ, सबके लिए हैरानकुन था। 2% क्वार्टर वो ग्रोथ कर गई है और स्टॉक एक्सचेंज है वो भी ऊपर जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट्स जहाँ हो रही हैं, बाहर से पैसा जो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो भी यहाँ आ रहा है पैसा। तो वो यहाँ पर इतना फ़ील नहीं हो रहा, लेकिन इसके बावजूद जो है बाकी दुनिया में तो फ़ील हो रहा है। और राइट। इनकी बाकी सारी दुनिया में फ़ील हो रहा है। अब इस वक़्त इमरजेंसी बेसिस पे लोग अपना काम चला रहे हैं, लेकिन अगर ज़्यादा महीनों को काम चलाएगा, महीने तो ऑलरेडी तीसरा महीना शुरू हो गया है। हुँ, तो अब 3 इस महीने में तो खत्म होता नज़र नहीं आ रहा सिलसिला ये। हुँ, तो नहीं ये असर डॉक्टर साहब असर तो आखिरी क्वेश्चन है ये कि आलमी अदारे जो हैं जैसे यूनाइटेड नेशन है, इस मुआशी तबाही को रोकने में वाक़ई संजीदा है या वो सिर्फ़ तमाशे बने हुए हैं इस वक़्त? नहीं, देखो जो अक़वाम मुत्तहिदा है ना, वो उसके पास कोई एनफोर्समेंट का तो कोई तरीका नहीं है ना। जो इदारा है, जो आखिरी फैसला कौन इदारा है, वो स्टेट है। जी। कोई सुपर स्टेट नहीं है। स्टेट ही है जो ये फैसला करती है कि उसने क्या एक्सेप्ट करना है, क्या नहीं करना। कोई भी सॉवरेन स्टेट अगर कोई किसी मुआहदे को, किसी पॉलिसी को छोड़ना चाहे, किसी मुआहदे से निकलना चाहे, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। हुँ, स्टेट से ऊपर कोई इदारा नहीं है जो कि मजबूर कर सके। अक़वाम के पास मॉरल पावर है, लीगल पावर है, लेकिन लीगल पावर जो है उसको एनफोर्स करने का, अगर आपके पास लॉ है, तो उस लॉ को आप एनफोर्स करने के लिए आपको कुव्वत चाहिए ना। पुलिस की कुव्वत चाहिए, आपको जुडिशरी की कुव्वत चाहिए। या आपके पास लॉ है, आपने ये लॉ बनाया हुआ है, आपके सिटीज़न जो है उसको उस लॉ को फ़ॉलो करेंगे। अगर वो लॉ फ़ॉलो नहीं करेंगे, तो पुलिस आपको पकड़ेगी, अदालत में ले जाएगी, आपको सज़ा होगी। लेकिन अगर स्टेट वो एक लॉ वायलेट करती है, तो उसको उसको फिर दूसरी स्टेट्स भी पकड़ सकती हैं। और दूसरी स्टेट जो है फिर या तो अक़वाम मुत्तहिदा में जो जाती हैं, तो वहाँ पे 5 ममालिक हैं, वो जिनके पास वीटो पावर है, वो अपना फैसला दे देते हैं कि हाँ भी इसने ये किया है, इसको पकड़ो। तो जो स्टेट्स हैं, वो विलिंगली सबमिट नहीं करती अपने आप को इन चीज़ों पे। तो इसलिए ये अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ़ उसी काम को उस वक़्त काम कर सकती है, उतना ही कर सकती है जितना कि ये 5 ममालिक उनको इजाज़त दें। अब सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जो है, वो अमेरिका है। हुँ, तकरीबन 25% जो उसका जो बजट है अक़वाम मुत्तहिदा का, वो अमेरिका दे रहा है। और वहाँ अगर अमेरिका के खिलाफ करारदादें पास हो रही हैं, अमेरिका दे हम क्यों पैसे दें? एक तो हमने आपको होस्ट किया हुआ है, न्यूयॉर्क में आपका हेडक्वार्टर है, अब दफ़्तर आपके इतने लोग हैं यहाँ पर और उसके बाद जो है हम आपको पैसे भी हम दे रहे हैं, खर्चा भी हम दे रहे हैं आपका और जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो अमेरिका के बहुत ही कम हैं। बाकी दुनिया के बेतहाशा एम्प्लॉइज़ हैं और अमेरिका ये अक़वाम मुत्तहिदा की जो तनख़्वाहें हैं, बहुत ज़्यादा हैं दूसरे दूसरे इदारों की निस्बत। तो वो फिर अमेरिका वाले कहते हैं, हम क्यों दें आपकी तनख़्वाह, आप अपना खर्चा खुद पूरा करो। तो अब ये अमेरिका में ये शिकायत अब तो है, ये नेटो के बारे में भी ये हुँ, है, ईयू के बारे में भी है कि अमेरिका को जो है वो लोग ये यहाँ ये प्रेसिडेंट ट्रंप का जो फिनोमेना है उसमें यही है कि अमेरिका दुनिया जो है अमेरिका
को अमेरिका से जो है वो फ़ायदा उठा रही है, अमेरिका को जो है वो नुकसान कर दे रही है और अपना फ़ायदा अमेरिका की वजह से हो रहा है। चाहे वो हाई सीज़ पे जो है वो उनकी तिजारत है, उसको सिक्योरिटी अमेरिका प्रोवाइड कर रहा है। अगर नेटो है तो यूरोप को सिक्योरिटी हमने दी हुई है और नेटो वाले जो हैं वो यूरोपियन ममालिक जो हैं वो अपनी वेलफेयर स्टेट चला रहे हैं और अपना कोई सिक्योरिटी का खर्चा को नहीं कर रहे, सारा खर्च हम कर रहे हैं, सारे लोग हमारे हैं। तो ये अमेरिका में अब ये फीलिंग तो है मौजूद है कि हमें जी। जो है ये ममालिक जो है, हालांकि अगर ये सिस्टम खुद अमेरिका ने बनाया है, हुँ, जो 1945 के बाद ये जो न्यू वर्ल्ड जिसे रूल्स बेस्ड ऑर्डर कहते हैं, जो ब्रेंट वुड सिस्टम का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, अमेरिका ने बनाया है। सबसे बड़ा हुँ, इसका जो प्रोपोनेंट है वो खुद अमेरिका है। लेकिन अब खुद अमेरिका ही उसके खिलाफ जो है वो बात करता है कि इससे हमें नुकसान हो रहा है। बल्कि हुँ, अजीब बात ये है कि चीन जैसे मुल्क जो हैं, वो कह रहे हैं कि अक़वाम-ए-मुत्तहिदा को सेंट्रल लॉ होना चाहिए, अक़वाम-ए-मुत्तहिदा के थ्रू होना चाहिए, इंटरनेशनल लॉ जो है उसको फॉलो करना चाहिए। अमेरिका कहता है हुँ, हमारे लिए बोझ है ये। ये तो बिल्कुल जो बात रिवर्स हो गई है, और जो स्टेटस को, जो असल में स्टेटस को की पावर है वो तो अमेरिका है, लेकिन अमेरिका स्टेटस को से तंग है और चीन जो है वो कहते हैं स्टेटस को बहाल रखो। हुँ, अक़वाम मुत्तहिदा है, ये लॉज हैं, लॉज ऑफ सीज हैं, लॉज ऑफ ट्रेड हैं, वर्ल्ड और इंटरडिपेंडेंस है, सप्लाई चेन है, ग्लोबलाइजेशन है। चीन कहता है नहीं इसको रखो आप। अमेरिका वाले तंग तंग पड़ रहे हैं इससे कि नहीं यार हमें तो नुकसान हो रहा है इससे। नुकसान इसलिए हो रहा है कि वो जो ऑर्डिनरी जो मैन्युफैक्चरिंग जॉब है वो चलेगा यहाँ से। चले इसलिए गया कि आपने सस्ती जगह ढूँढ ली है। हुँ। तो अब कोशिश कर रहा है अमेरिका, लेकिन वो उसमें कोई ज़्यादा कामयाबी हो नहीं रही है, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स वापस लाने के अच्छा, लिए। बहुत शुक्रिया, आज टाइम भी काफ़ी हो गया, बड़ी सेहतमंद गुफ्तगू जो है हमने की है, बहुत रहनुमाई आपने फरमाई है हमारी। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक़्त जो है वो ख़त्म हुआ। आज की गुफ्तगू ने एक हकीकत वाज़ेह कर दी है कि दुनिया एक ऐसे दौर में दाख़िल हो रही है जहाँ ताकत का तवाज़ुन जो है तेज़ी से बदल रहा है। ईरान और अमेरिका कि ये कशमकश सिर्फ़ 2 मुल्कों का तनाज़ा नहीं है, बल्कि इसे एक नए आलमी निज़ाम की बुनियाद रख रही है। सवाल ये नहीं कि कशीदगी है या नहीं, सवाल ये है कि ये कशीदगी हमें कहाँ ले जाएगी? क्या दुनिया एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है या फिर सफारतकारी आखिरी लम्हे में इस आग को बुझा देगी? फैसला आने वाला वक़्त करेगा, लेकिन याद रखें तारीख हमेशा इन्हीं लम्हों में लिखी जाती है। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया, तो आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट्स दीजिए। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ और पाकिस्तान ज़िंदाबाद। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़।